डॉक्टर राम, यूपीडीएफ के इस थिंक टैंक मंच पे आपका स्वागत है। जैसा हम इस कोरोना और ओमिक्रॉन के दौर में लगातार नई नई जानकारियां लोगों को लेके आ रहे हैं, ताकि पब्लिक एट लार्ज लाखों लोगों को जो है इस पे सहायता मिल सके। इसी क्रम में मुझे ये जानना है कि अभी सब तक ये बोला जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन का नाम एक तो उन्होंने जो है डेल्मीक्रॉन कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ये क्या ओमिक्रॉन के अलावा एक नया वायरस है? आपने एक स्टिल्थ वायरस के बारे में बात किया था, वो क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा आप अपना कुछ साइंटिफिक टेक बताएंगे, ये डेल्मीक्रॉन या स्टिल्थ ये क्या है? थैंक यू वेरी मच पंकज जी। ठीक है ना, आपके साथ हमेशा बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिस प्रकार के प्रश्न अपने इन डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को ये जो जरूरी जानकारी है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हमेशा साइंस रहा है, साइंस को ही प्रैक्टिस किया है, कि किसी भी प्रकार के फियर को दूर करने के लिए जानकारी होना जरूरी है। और जानकारी भी सिर्फ मनगढ़ंत ना हो, किसी कहानी के रूप में ना हो। जानकारी ऐसी हो जिसको के जो उपयोगी हो, और जो किसी न किसी जो है क्या है साइंटिफिक रैशनल या लॉजिक के बेस पे किसी बात को कहा गया हो। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके प्रश्न का जवाब मैं इस प्रकार दे सकता हूँ कि देखिए कि आजकल हर चीज का एक है ना, एक एक सेंसलाइज करने का एक तरीका है। ठीक है ना, कि किसी चीज को किस तरीके से जो है लोग कहने की कोशिश करते हैं। तो जो डेल्मीक्रॉन जो नाम है, इस प्रकार का कोई नाम नहीं है। ठीक है ना, तो डेल्मीक्रॉन कोई नया वेरिएंट भी नहीं है। ठीक है ना, इट इज जस्ट ए मेयर फिक्शन, जिसको के शायद कुछ लोगों ने अभी बीच में यूज किया, खास करके मीडिया में है क्या है। बाकी चाहे आप WHO के वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे आप है क्या US CDC के वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर इवन इंडिया के अंदर ICMR टास्क फोर्स का जो वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएं, nobody has used this Delmicron as a word, so it is just a mere fiction। हाँ, लेकिन अगर डेल्मीक्रॉन को कुछ जगह के ऊपर लोग एक सिचुएशन के संदर्भ में शायद यूज करने का कोशिश किया है, उसमें कहने का मतलब ये है कि भाई कोई पूछता है कि इस इतने ज्यादा केस अभी क्यों बढ़ रहे हैं। तो केस बढ़ने का कारण यह हो सकता है कि भाई कुछ लोग जो हैं जिनके के अंदर पहले डेल्टा का वेरिएंट था, उसके बाद में अभी ओमिक्रॉन हो गया। तो एक तरीके से ये दोनों मिलकर के शायद केसेस को शायद बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन से कोई डेल्मीक्रॉन कोई नया वायरस उत्पन्न हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार की भ्रांति फैलानी भी नहीं चाहिए, इस तरीके के न्यू वर्ड्स को कॉइन भी नहीं करना चाहिए। और पब्लिक को भी ये ध्यान में रखना है कि जब से हमारा WHO सिस्टम ने ग्रीक लेटर्स को बोलना शुरू किया है, तो जिस प्रकार से शुरू में डेल्टा का बात किया, अल्फा का बात किया, डेल्टा का बात किया, उसके बाद में ओमिक्रॉन का बात आ गया। अभी ओमिक्रॉन के बाद में अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल कोई नया वेरिएंट आया हो। लेकिन यदि कोई नया वेरिएंट आएगा भी, तो वो ग्रीक अल्फाबेट से ही उसको नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा। चाहे शायद आगे के जो अल्फाबेट हैं वो शायद पाई होंगे या फिर रो होगा, यानी कि कोई ना कोई ग्रीक अल्फाबेट में से ही आएगा, ना कि कोई इस प्रकार से अलग से कोई वर्ड को कॉइन कर दिया जाए, मैन्युफैक्चर कर दिया जाए। तो इस प्रकार की सिचुएशन से बचना चाहिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हैं, दहशत में हैं। और इस प्रकार की भ्रांतियों को फैलाना बंद करना चाहिए, जिससे कि और जो है क्या है, लोगों के बीच में घबराहट का माहौल पैदा हो। डॉक्टर साहब, स्टिल्थ वायरस क्या है? ये ओमिक्रॉन के अलावा कोई दूसरा वायरस है क्या स्टिल्थ वायरस? स्टील्थ वायरस एक तरीके से ओमिक्रॉन का ही एक मतलब बोलेंगे कि ओमिक्रॉन का ही एक वर्जन जैसा ही है, जिसको कि ओमिक्रॉन ही कहा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में देखने में ये आया है कि जैसे हमको पता है कि कोविड के टेस्ट के लिए हम एन जीन, ई जीन और RDRP जीन को अपने RT-PCR में करते थे। लेकिन ओमिक्रॉन के आने के बाद में हमने एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट को भी करना शुरू किया, जिससे कि ओमिक्रॉन को पकड़ा जा सके। लेकिन कुछ बीच में कुछ वायरस या कुछ
पेशेंट्स के अंदर इस प्रकार के भी हमको सीक्वेंसेस मिले जिन सीक्वेंसेस के अंदर एस जीन ड्रॉप आउट का टेस्ट भी फेल हो रहा था। तो जिन पेशेंट्स के अंदर एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट फेल हो रहा था, यानी कि हमको ये तो पता चलेगा कि वो पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन उसके संदर्भ में हम पूरी तरह से ये नहीं कह पाएंगे कि ये ओमिक्रॉन का केस है। लेकिन ओमिक्रॉन वर्जन है जिसको कि हमने स्टील्थ वायरस बोला है, जो कि ओमिक्रॉन के टेस्ट में पकड़ में नहीं आता है। सो दैट इज द रीजन दैट वी आर कॉलिंग इट एज ए लाइक स्टील्थ का मतलब है हाइड होना, छुपा होना। तो एक छुपा हुआ वेरिएंट विद इन दैट सिस्टम, बट स्टिल इट इज ए ओमिक्रॉन ओनली। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये 70 गुना प्रसार रेट है इसका, हालांकि आपने बोला है कि खतरा जो है ये डेल्टा का 10वें हिस्से के ही बराबर है। विस्तार जो है डेल्टा से 70 गुना अधिक है, लेकिन खतरा जो है उसके 10वें हिस्से के ही बराबर है। तो इस मामले में सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि प्रसार तो होगा ही, प्रसार को रोका नहीं जा सकता, आपने बोला। तो सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए और कौन सी डेटा देखना चाहिए? प्रसार का डेटा देखना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा देखना चाहिए, या डेथ का डेटा देखना चाहिए? देखिए, जैसा हमको पता है कि जिस प्रकार से इसका इन्फेक्शन रेट है और जो स्प्रेडिंग रेट है, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा है कि उसको हम फिजिकल बाउंड्री से रोक ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी आप फिजिकल बाउंड्री लेके आओगे इन द फॉर्म ऑफ ए लॉकडाउन, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। और मैं इसमें एक बात ये भी कह सकता हूं कि हमको इस प्रकार से घबराने की भी जरूरत नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी लहर आएगी। ठीक है कि नहीं, ये लहर की बात ही नहीं है। ये क्या है कि हाँ, एक टाइम पॉइंट के ऊपर एक इस तरीके का स्पाइक आ सकता है, और वो स्पाइक आने का मतलब है कि इस तरह से स्पाइक आया और इसी तरीके से नीचे चला गया। ठीक है ना, लहर का मतलब होता है कि इट विल गो देयर, इट विल स्टे ऑन द टॉप, will become the plateau, and then slowly it will come down. So in this particular bracket many people will get infected. ठीक है ना, लेकिन ये लहर जैसा सिचुएशन नहीं होगा, इट विल बी ए स्पाइक इन द पॉकेट्स। तो इसको हम फिजिकल बाउंड्री से हम रोक नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट को तैयारी ये करना चाहिए कि उनको इस बात की तो डरने का आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ कितने केसेस हो गए। हमको ये देखना है कि हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे। ठीक है ना, बच्चों के संदर्भ में भी ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन आने वाली है 12 से 15 साल या 12 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए, उसको ज्यादा जल्दी से एक्सपर्टाइट करे उस प्रोसेस को, और उनको उनको जो है एक्सपर्टाइट करने के बाद में जल्दी से रोल आउट करें मार्केट में, जिससे कि वो लोगों को अवेलेबल हो पाए। तो कम से कम एक परेशानी वहां खत्म हो जाएगी, तो जिसमें कि गवर्नमेंट और हेल्थ एजेंसियां मिलकर काम कर सकती हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो। दूसरा, जो पब्लिक के लिए जो है ऑन ए पर्सनल लेवल, मैं हमेशा ये बोलता हुआ आया हूं कि विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब जो पेशेंट, जो भी लोग हैं, जो स्वस्थ लोग भी हैं, वो अपना विटामिन डी का लेवल एक तो चेक कर लें या चेक करवा लें, जिंक का लेवल चेक कर लें। ठीक है ना, ये जो दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, विटामिन डी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। खास करके हमने एल्डरली पॉपुलेशन में देखा है जिनमें के आपके विटामिन डी की मात्रा कम होती है, तो उनके अंदर इवन वैक्सीन के रेस्पॉन्सेज भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। In order to achieve the best immune response even from the vaccine, you required the adequate level of the vitamin D. So there should not be any kind of a vitamin D deficiency. We need to ensure that. At the same time, zinc level also need to be checked. तो अगर ये दो चीजें यदि हम चेक में रखते हैं और सब लोग एक प्रॉपर स्लीप लें, अपना है क्या है जिसका भी 6 से 8 घंटे का जो स्लीप का टाइम है, और कम से कम दिन में 15 मिनट का यदि वो एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने आप को वो स्वस्थ रख पाएंगे। और इवन उनको जो वैक्सीन भी लग रहे हैं वो वैक्सीन भी शायद ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो गवर्नमेंट और पब्लिक मिलकर के इन दो चीजों को ध्यान रख करके आपस में जो है क्या है वार्तालाप करके, और इस ओमिक्रॉन की स्थिति से मुझे लगता है बड़ी आसानी से निकल सकते हैं।
डॉक्टर साहब आपने बोला अचानक से एक बड़ा ऊंचा स्पाइक आएगा फिर अचानक से गिरेगा। जब अचानक से ऊंचा स्पाइक आएगा तो डेटा जो है पर डे का लाखों में चला जाएगा। तो उस समय सरकार को क्या जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अभी जैसे जो है एक दहशत इसलिए बन रहा है कि केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है। तो हमें ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई संख्या सीरियस है या हम सरकार को जो डेटा बताना चाहिए कि भाई इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कितना हुआ। जरूरी नहीं है कि अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 100 लोग हॉस्पिटलाइज हुए। और या हम देखें कि डेथ कितना हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका आप चूंकि लेसोथो देश के स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। तो अभी जैसे पता चला कि साउथ अफ्रीका में आया है लेकिन वहां हॉस्पिटलाइजेशन का रेट उतना नहीं है और डेथ का रेट भी उतना नहीं है कि डरने की कोई बात है। जब हमारे सामने साउथ अफ्रीका जैसा एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ केसेस होने के बाद भी लेस हॉस्पिटलाइजेशन है और लेस डेथ है, इसको हम क्यों इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई, जब लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास और आप उस देश के सलाहकार भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को इस मैसेज को कैसे लेना चाहिए और सरकार को अचानक से जो डेटा बढ़ जा रही है उसको उसके लिए क्या करें? हाँ देखिए, ये मतलब ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। इससे हमको समझ सकते हैं कि हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के अंदर जब ओमिक्रॉन को पकड़ा गया था तो हमको ये ध्यान में रखना है कि वो 8 नवंबर के सैंपल थे, ठीक है ना। 8 नवंबर को सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। उसके बाद में उनका एनालिसिस हुआ। 24 या 25 नवंबर को जो है क्या WHO ने रिपोर्ट किया उसको, ठीक है ना। तो यानी कि 8 नवंबर से लेकर के अभी हमको लगभग 6 हफ्ते होने जा रहे हैं। 6 हफ्ते के अंदर साउथ अफ्रीका का क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। जबकि साउथ अफ्रीका के अंदर केवल 20% से कम लोग हैं जिनको के वैक्सीन लगा था। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा केसेस हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि वहां पर HIV एड्स की समस्या भी है। उसके बावजूद भी वहां पर इतनी भयानक स्थिति नहीं है। आज भी जो हॉस्पिटल के अंदर जो केसेस हैं, दैट इज नॉट मोर देन 1100-1200 केसेस इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। बहुत कम केसेज हैं जो कोमॉर्बिडिटी की वजह से हैं, जो कि उनमें से ऑक्सीजन के ऊपर हैं। अदरवाइज देयर इज ए नो वारंट सिचुएशन इन साउथ अफ्रीका एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो हमको घबराने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैंने ये कहा कि जो एकदम से स्पाइक आएगा, यानी कि चूंकि ये कंटेजियस है और इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, फैलने का स्तर बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे, नंबर ऑफ केसेस तो आएंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ केसेस जो है कन्वर्ट नहीं होंगे हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। अगर कुछ लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन होता भी है तो इट विल नॉट गेट टू द सीवियर कंडीशन। और सीवियर कंडीशन में अगर कोई ऐसा है भी है तो मोर्टलिटी के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज ऑफ दिस, कंसीडरिंग ओनली द पैथोजेनेसिटी ऑफ द ओमिक्रॉन। अगर किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी है और ये दोनों मिलकर के किसी वजह से किस सिचुएशन को अगर गड़बड़ करते हैं या उसको इस तरीके का बना देते हैं, वो एक अलग स्थिति होगी। बट उस एक स्थिति के बेस पे हम पूरी चीजों को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्विक्रॉन जैसी कोई चीज नहीं है, प्रसार होगा, प्रसार से घबराए नहीं, क्योंकि इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफी कम है और दक्षिण अफ्रीका के आंकड़ों से हमने ऐसा देखा। बहुत बहुत जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको यूपीडीएफ के थिंक टैंक मंच पे थैंक मानवता यू, के लिए आप काफी बड़ी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।